हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि हमारा सीरीज क्या है, पैरेलली 2-3 सीरीज चल रहा है। एक है कि कुछ बच्चों के डिमांड पे ज्योग्राफी को आगे की तरफ फिनिश कर रहा है। दूसरा है कि कुछ बच्चों ने क्लास 7th को फिनिश करने को कहा पहले, तो वो भी चल रहा है। और कुछ ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजा कि एग्जाम्पलार के सॉल्यूशंस भी साथ साथ करवाते रहते तो हमें फायदा होता। तो ये हमारा साथ साथ चल रहा है पैरेलली, मतलब एक और लेक्चर और आपका जो भी 10th के बच्चे हैं उनका ज्योग्राफी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके आगे बढ़ेंगे, 11th का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इधर से आपका 7th चल ही रहा है और उसके बाद क्या है, आपका एग्जाम्पलार चल ही रहा है। एग्जाम्पलार के वीडियोस बहुत लंबे नहीं होने वाले, 20-25 मिनट के होंगे। उसमें पढ़ाई हुआ है, बस आपका एक रिविजन चलता रहेगा। तो चलिए, हम लोग ये जो क्लास 10th है ना, इतना याद रखना कि क्लास 10th का जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उस ज्योग्राफी को हमेशा आपको अपडेट करना होगा। किससे? करंट के डेटा से। आपको अपडेट करना होगा जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल बजट में उसके लिए क्या कहा गया, उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल का क्या ब्यौरा है, उससे आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो यहां लिख दिया गया है वही डेटा आपका जो है सत्य है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बनाते हैं समरी 5 मिनट का, जैसा कि हमारा तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का, कि एक बार दिमाग में खाका तैयार हो जाएगा ना, फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे आप उस चीज का अगर जरूरत पड़े तो मीनिंग पढ़ोगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ आपका इंट्रो दिया होगा। इंट्रो में हो सकता है कि डेटा के साथ कुछ सप्लीमेंट किया होगा, नहीं तो ऐसे ही आपको एक कहानी बताया गया होगा। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये इंडस्ट्रीज आप पढ़ रहे हो, इसका आखिर किसी भी देश के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी तो हम आगे उसको क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंस में ही थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तीसरा है कि हम देखेंगे कि स्पेशली अब सिंस इंडिया के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम इंडिया में लोकेशंस देखेंगे इंडस्ट्रीज का, कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, और वहां लोकेटेड है तो उसका कारण क्या है। बहुत थोड़ा सा याद रखिएगा, हम लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स या भी करंट के डेटा से सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे छोटी छोटी बातों का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे चीज को हमें लिंक करना आना चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें तो हम ऐड ऑन करते ही रहेंगे। फोर्थ चीज यहाँ पे, जब लोकेशन हम समझ लेंगे तब उसके बाद देखेंगे क्या, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। और हमेशा आप जिस भी कॉपी में जहां पे भी नोट्स बनाते हैं ना, वहां पे आप लोग भी ये चीज लिखते जाओ, ताकि रिवीजन करने में ना आपको आसानी होती रहे। जब हम क्लासिफिकेशन समझ लेंगे कि किन किन बेसिस पे जो है आपका क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज देखेंगे। इंडस्ट्रीज देखेंगे और इसका क्या है, 6th पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या आपका डिसएडवांटेज है। कि एडवांटेज तो शुरू में ही देख लें कि क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, क्या इसका सिर्फ अच्छा ही है या फिर इसमें कुछ बुराई भी है, कुछ इससे प्रॉब्लम्स भी होता है। तो वो भी चीज हम लोग देखेंगे। मतलब कुल मिला के 6 टॉपिक्स है। उस 6 टॉपिक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कि जैसे क्या है कि मान लो जूट इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन हाँ इतना अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ जूट को ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो जूट वैसे एरिया में ग्रो करेगा जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता हो। और सिंस उधर में आपका रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, जूट मिल रहा है, तो उससे बहुत दूर जूट इंडस्ट्री रखना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक ले जाने में खर्चा भी लगेगा। तो इसलिए उसके बहुत आसपास, इसलिए आप देखना ना कि जो जूट इंडस्ट्री है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, वेस्ट बंगाल, असम और बाकी जो बांग्लादेश है जो बट गया, उस सब में लोकेटेड है। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो यही हमारा क्या है कि चैप्टर का एक समरी है। इसको हमेशा अपने नोट्स के आगे में, अगर आपको टीचर ना भी बताए ना, तो खुद से भी आप एक रफ स्केच बनाओ कि इस चैप्टर में है क्या क्या टॉपिक्स, ताकि उसको ना 1 by 1 पढ़ना हमारे लिए क्या हो, आसान रहे। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा क्या था, सबसे पहला टॉपिक है कि समझते हैं मीनिंग। मीनिंग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है ना, जिनको बहुत क्विक रिवीजन करना है, उनके लिए बता रहे हैं। अब जैसे आप इस पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं,
कोई काम का नहीं। वही कह रहा है ना, वही कोई पर्व त्योहार आता है तो उसमें यूज होने वाले जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते दिखेंगे, जैसे दीपावली के लिए दिया वगैरह। तो यही चीजें जब बहुत हाई लेवल से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन किया कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, जब भी कुछ गुड्स को, कुछ प्रोडक्ट्स को हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, किससे, तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ तो इनपुट लोगे, तो इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो हम वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि कह रहा है क्या, लार्ज क्वांटिटीज में। अब जैसे आप मान लो कि घर में आप फॉर एग्जांपल है कि आपको आता है पॉटरी, आपने 2-3 दिए ऐसे बना लिए क्राफ्ट के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन यही आपका क्या है कि छोटा सा इंडस्ट्री है और उसमें आप क्या कर रहे हो कि हर दिन 500-1000 दिया आप बना रहे हो, तब वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट ये जानने की है कि मैन्युफैक्चरिंग किसमें आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में। क्योंकि यहां जो नेचर से आपको डायरेक्टली मिला है ना, उसको आप प्रोसेस करके किसी और रूप में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे क्या, माइन करके आप मान लो सैंड लाए, लेकिन आप इंडस्ट्री में ले जाके उस सैंड में से आपने सपोज है कुछ मिनरल निकाल के कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, तब वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन वो काम करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ा, तो मान लो वो काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा का लेन देन करने का जरूरत पड़ा, तो आपने अकाउंटेंट रख लिया, तो वो इंसान आपको अपनी सर्विस दे रहा है। मतलब है कि उसके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है पैसों को मैनेज करने का, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी भी देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज्यादा उसको मार्केट में बेचोगे, और मार्केट में बेचोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आप पैसे क्या करोगे, कमाओगे, तो आप ही के देश का इकोनॉमी क्या होगा, बूस्ट होगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी वजह से अब क्यों है, देखो क्या बताएं, रॉ मटेरियल आप बहुत सारा ले रहे हो तो आप आउटपुट भी क्या करो, बहुत सारा दे रहे हो। तो एक तो आउटपुट से आप बेच के पैसा कमाओगे, दूसरा उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप लेबर हायर करोगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा तो लोगों के बीच में क्या होगा, इनकम सिक्योरिटी आएगा, लोग पैसा कमाएंगे तो अपना भी देखभाल करेंगे, और जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे वो फिर जाके खर्च करेंगे। जैसे आप ही कहीं पे एम्प्लॉयड हो, आपको 10,000 रुपए मिल रहा है तो उस हिसाब से आप खर्च करते हो, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ के 1 लाख हो गई तो आप ज्यादा खर्च करोगे, और ज्यादा खर्च करोगे तो आप ज्यादा जीएसटी पे करोगे, जो भी प्रोडक्ट्स लेते हो उस पर जीएसटी पे करते हो, वो उतना ज्यादा सरकार के खाते में जाएगा, और फिर हमारे देश का वापस से डेवलपमेंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए देखना कि डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह या जो भी कंट्री जो डेवलप होने के कगार में है, डेवलपिंग से डेवलप होना चाहता है, तो वो अपने सेकेंडरी और टर्शियरी पे ज्यादा ध्यान देता है। क्योंकि देखो प्राइमरी एक्टिविटी का लिमिटेशन है, अर्थ पे जो जमीन है वो लिमिटेड है, आप लिमिटेड जमीन पे खेती कर सकते हो, एक टाइम तक आपका खेती का प्रोडक्शन बढ़ेगा, या आप लिमिटेड माइनिंग कर सकते हो, लिमिटेड सैंड माइनिंग कर सकते हो, कोल माइनिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ जो आप ऑब्जेक्ट्स है ना वो बहुत सारा बना सकते हो। कि जैसे आपने 10 किलो जो है क्ले लिया और उससे आप दिया बनाना चाह रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उस 10 किलो से बड़े बड़े मान लो 10 दिए बना लिए, और वो 10 दिया जो है मान लो कि एक दिया आप 20 रुपए में बेचे। लेकिन आपने कहा कि हम ऐसा करते हैं, उसी मिट्टी से ना हम जो बड़ा दिया बनाएंगे उसका 1/8 वॉल्यूम वाला छोटा छोटा दिया बनाते हैं, और दाम 20 रुपया नहीं रखेंगे, दाम हम 5 ही रुपया रखेंगे। तो ह्यूमन का साइकोलॉजी होता है कि अरे 20 रुपया महंगा लग रहा है लेकिन 5 रुपया सस्ता लग रहा है, ले लो, तो वो ज्यादा खरीदे। तो अब खुद ही सोचो कि एक इंसान जो है दिन भर में 100 दिया बेचा 20 रुपया का, तो वो कितना कमाएगा, 2000। लेकिन एक इंसान क्या है, वो मान लो 2 ही रुपया में दिया बेच रहा है, बट उसके पास क्या है कि दिया जो है मान लो 2000 छोटे छोटे दिए, तो अब ऐसे में वो कितना कमा लिया, 4000। सेम 10 ही किलो सैंड से किसी ने 100 दिए बना के बेच लिए 20-20 रुपए में, किसी ने कहा कि उतना बड़ा क्यों बनाए, छोटे छोटे बनाते हैं, वो 2000 दिया 2 ही रुपए में बेच लिया, तो वो ज्यादा कमा लिया ना। तो इसलिए क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग से आप जो है ना कह सकते हो कि आउटपुट का इंटेंसिटी आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, सर्विस सेक्टर से आप आउटपुट ज्यादा जनरेट कर सकते हो। आपके पास जितना ज्यादा स्किल है मार्केट आपको उतना ज्यादा पैसा देगा, और जितना ज्यादा आपको पैसा देगा उतना ज्यादा आप खर्च करोगे, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो पहला चीज हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े हम, मीनिंग पढ़े। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंस। फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग, सेकेंड है आपका क्या, इंपॉर्टेंस।
तो खुद से भी दिमाग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सब सारे बाकी सेक्टर्स को लिंक करो, पहला चीज। और दूसरा, जॉब एम्प्लॉयमेंट को लिंक करो। तीसरा चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिंक करो। और चौथा चीज, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए जो है आपको फिर से नए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो ये समझ सके कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, करेंसी का कन्वर्शन करना है। तो जितना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा ऐसे लोगों का जरूरत होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो वही चीज है, आप मैन्युफैक्चरिंग करके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकते हो, तो आप उसको मॉडर्नाइज कर सकते हो। मॉडर्नाइज कहने का मतलब हुआ क्या, कि जैसे मान लो पहले पुराने जमाने का जो है, जिसको आप हंसिया या खुरपी कहते हो, उससे मान लो खेती हो रहा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कहा कि ऐसा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बनाते हैं। अब ट्रैक्टर की मदद से, जहां आप क्या है कि बैल के मदद से, अपने मैनुअल लेबर्स की मदद से आप जो है प्लाउइंग कर रहे थे, तो आपको मान लो दिन भर लग रहा था 1 मीटर स्क्वायर को पूरे अच्छे से प्लाउ करने में, सॉइल को मिक्स करने में। लेकिन आप जब मशीन चलेगा तो वो ही काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा, तो समय बचेगा। समय बचेगा तो इससे आप और भी कुछ काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो। सिर्फ खेती में ही नहीं एंगेज रह सकते हो सकता है आपके पास कुछ और भी स्किल्स है, आप वो काम कर सकते हो। आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, तो आपका समय बचेगा, तो आप एक्स्ट्रा चीज सोच सकते हो। दूसरा है कि आपका समय बचेगा, आपका मेहनत कम लगेगा, तो बॉडी का फिटनेस भी सही रहेगा, आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर सकता है, और कहीं एग्रीकल्चर में नहीं मिल पा रहा है अच्छा एम्प्लॉयमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होकर अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आपका ये काम है कि दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर कर सकता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा लेबर का जरूरत होगा, जितना ज्यादा लेबर का जरूरत होगा, जितना ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड होगा, वो उतने लोगों तक इनकम पहुंचेगा, जितने लोगों तक इनकम पहुंचेगा उतने लोग मार्केट में फिर अपने जरूरत के लिए खर्च करेंगे, और उतना ही देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तीसरा, एक्सपोर्ट। बाहर दूसरे कंट्री में आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दूसरे कंट्री में जो है आप सामान बेचोगे, तो फिर वो कंट्री आपको पैसे देगी, वो पैसा आपके देश में आएगा, और उस पैसे को आप अपने देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। चौथा चीज है कि कंट्री का आपका क्या होगा, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोस्पेरिटी चलेगा, कि आपके पास जब चारों तरफ से पैसे का, एम्प्लॉयमेंट का, लेबर्स के डेवलपमेंट का जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली देश भी एक तरह से क्या होगा, धनवान होता चला जाएगा। तो ये सारा चीज क्या है ना, कि आपका इंपॉर्टेंस है, और यहां पे उसी चीज को एक तरह से समराइज किया है लिंक करके। कह रहा है कि कोई भी चीज ऐसा मत समझना कि भाई टर्शरी सेक्टर बिल्कुल अलग काम कर रहा है, सेकेंडरी बिल्कुल अलग कर रहा है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ लिंक्ड है। आपको एग्रीकल्चर को अगर ज्यादा बूस्ट करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इंप्रूव्ड जो है मशीन्स लाने होंगे। उसके बाद है कि ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है, तो एग्रीकल्चर से वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे तो कम से कम खाना सोच लो, कि वहां जो लोग काम करेंगे उनको चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी आएगा खाना से, और वो खाना कहां से आएगा, किसान जो उगाएगा। तो सब कुछ आपस में क्या होता है ना, लिंक्ड है एक दूसरे से। यही सारा चीज क्या है, आपका कह रहा है कि सब कुछ हैंड इन हैंड जाता है एक तरह से, मतलब ऑल सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। मैन्युफैक्चरिंग नहीं डेवलप करेगा तो वहां पे स्किल लेबर, अनस्किल लेबर्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो फिर कहां से टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तभी ना इंजीनियर्स की जरूरत है, तभी ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहा है तभी वो स्किल गेन कर रहा है, स्किल गेन कर रहा है तभी तो वो जाके क्या है, स्किल्ड लेबर में सर्विसेज दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है कि अर्निंग्स बढ़ रहा है, तो वो हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर सकते हैं खुद के हेल्थ केयर के लिए। अब पैसा ही ना रहे तो कहां से लोग अपने हेल्थ को ध्यान में रखेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा। पैसा आ रहा है तो जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बूस्ट करेंगे। तो हर तरीके से आपका क्या हो रहा है ना, सारे सेक्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अब यहां पे आते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखो यहां कुछ डेटा अगर आपको मिलेगा ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, या वर्ल्ड में कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है, सबको आपको करंट के डेटा
जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या डेटा आया है, बजट में क्या डेटा आया है, या वर्ल्ड के सिनारियो में करंट अफेयर्स से क्या आया है, उसमें आपको इनपुट करना पड़ेगा। अब बारी आती है हमारी किसकी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कई सारे बेसिस है आपके क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला बेसिस हम लोग लेते हैं क्या, कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है। मेंस में अगर कभी बाई चांस किसी भी मेंस में आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि क्लासिफाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो ऐसे क्या करना ना, लिखना कि सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो ऐसे नहीं लिखना। आपको लिखना है कि इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। फिर फर्स्ट पॉइंट देखना ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, क्या एग्रीकल्चर वाले एरिया से आ रहा है, कि क्या जो किसान वगैरह छोटे बड़े जो भी किसान हैं वो उगा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो रबर ट्री उगा रहे हैं, अब हम वहां से रबर ले रहे हैं और हम टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से उसका रॉ मटेरियल आया, तो आप उसको क्या बोलोगे, एग्रो बेस्ड। मान लो कोई इंडस्ट्री है जो कह रहा है कि नहीं एग्रीकल्चर से नहीं, हम जो है माइनिंग से मिनरल्स निकालेंगे और उस मिनरल को, जैसे मिनरल्स हम माइनिंग किए, मैंगनीज निकला, आयरन निकला, निकल निकला, कार्बन आया, और हम उन सबको मिक्स करके स्टील बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहां दो क्लासिफिकेशन है, एग्रीकल्चर से आने वाला और मिनरल्स का इस्तेमाल होने वाला। एग्रीकल्चर से जब आएगा तो उसे हम एग्रो बेस्ड कहेंगे, मिनरल्स का जब इस्तेमाल होगा तो हम उसे मिनरल बेस्ड कहेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक रूल, कि क्या उसका मेन फंक्शन है, क्या काम कर रहा है। तो एक तो होता है ना कि जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जिसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है खुद के लिए, वो ऐसा नहीं कि देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसका प्रोडक्ट हो सकता है 100 रुपए 200 रुपए का हो और वो घर घर में जाता हो, घर के लोग कंज्यूमर्स यूज करते हो। लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत भारी भरकम है, काफी अरबों करोड़ों का प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है, जिसका सिर्फ देश के ही बड़े बड़े अदर सेक्टर्स में यूज नहीं होता है, वो बाहर भी बहुत ज्यादा अर्निंग करके लाता है। तो जो ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं उसे हम बेसिक या की इंडस्ट्रीज कहते हैं, और जो कंज्यूमर बेस्ड होता है उसे कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे मान लो क्या है, टूथपेस्ट है, पेन बनाने वाली कंपनी है, इरेजर वाली कंपनी है, या फिर आपके घर में क्या है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो है क्रीम वगैरह यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो हो गया। लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, या कॉपर वाला इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब आपका किस में आता है, बड़े बड़े इसमें, क्योंकि एक्सपोर्ट भी लार्ज वॉल्यूम में होता है तो अर्निंग ज्यादा आती है। देश के भी बहुत बड़े बड़े की इंडस्ट्रीज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रोड्स में, हाईवेज में, इन सब का इस्तेमाल होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो दूसरा बेसिस हो गया कि क्या रोल परफॉर्म करता है। थर्ड बेसिस हो गया आपका कि कितना का कैपिटल देखो, कैपिटल सिंपल भाषा में लोग समझते कि पूंजी है, कि आपने क्या लागत लगाया जिससे आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए फायदा। दूसरा, इकोनॉमी की भाषा में आप समझो तो कैपिटल का मतलब सिंपल भाषा में समझो कि कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एसेट या लाइबिलिटी, इस दोनों में से किसी भी तरह का चेंज लाता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कैपिटल। एसेट मतलब कि मेरे पास मेरा चीज क्या है, ठीक है, और लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यानी कि वो फिलहाल मेरा नहीं है, हम उसको टेम्पररी रख रहे हैं, उसको हमको वापस चुकाना है। जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आया, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका परमानेंट दौलत नहीं है, उसको आपको चुकाना है। उसमें हो सकता है आप कुछ इंटरेस्ट पे करके चुकाओ, लेकिन वो एक दिन आपको किसी को देना है। लेकिन मान लो कि आप क्या करते हो, कि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उससे आपको 10 लाख रुपए का कमाई हुआ, तो वो आपका एसेट है, वो आपको किसी को लौटाना नहीं। वो आपकी मर्जी है कि आप खर्च करो या फिर उसको किसी और चीज में इन्वेस्ट करो। तो कोई भी चीज जब किसी भी इंडिविजुअल के उसके एसेट या लाइबिलिटी में कोई बदलाव लाए, हम उसे कहते हैं कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज लगाना ताकि वो फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे, कुछ ना कुछ फायदा दे, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस आधार पे आपका क्या होता है, ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक है, ज्यादा पैसा लगाना होगा तो लार्ज इंडस्ट्री कहेंगे, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनी हो गए, तो वो लार्ज सेक्टर हो गया। छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, अचार का बिजनेस है, पापड़ का बिजनेस है, छोटा सा फंड लगेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, एंड दूसरा आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा।
नेक्स्ट चीज आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसका उसके ऊपर हक है, क्या सरकार के अंदर है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे रिलायंस अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी जो है उनके अंडर में है, उसी का फर्दर डिवीजन हुआ है, तो एक भाई ने कुछ सेक्टर्स लिया है, दूसरे भाई ने कुछ सेक्टर्स लिया है। तो जब आपका मेजॉरिटी, कहने का मतलब 50% से ज्यादा कोई इंडिविजुअल लिया है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिया है, तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट। लेकिन जब आपका क्या है कि 50% से ज्यादा सरकार का उसमें स्टेक है, सरकार का शेयर है, तो गवर्नमेंट हो जाएगा या पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। जैसे ये जो नवरत्ना सब आप सुनते हो, महारत्ना, ये सब आपका क्या किसमें, PSU जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं। लेकिन रिलायंस हो गया या फिर अडानी ग्रुप्स हो गया, बजाज हो गया, ये सब आपका किसमें आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर में। कुछ होता है क्या मिलजुल के, जॉइंट सेक्टर्स है, कि लगभग 50-50 दोनों का हाथ है, कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट के भी है, कुछ आपके क्या है गवर्नमेंट के भी है, तो उसको ऑब्वियसली जॉइंट सेक्टर कहोगे। अब कुछ होता है ना कोऑपरेटिव। देखो जॉइंट और कोऑपरेटिव में कंफ्यूजन होता है सबको। देखो जॉइंट में आता है कि कुछ प्राइवेट लोग हैं, कुछ सरकार है। लेकिन यहां पे होता क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर में, कि जैसे हम लोग मान ले 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, उन्हीं लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने एरिया के लिए अपने अपने पैसों से कुछ कुछ फंड क्रिएट करते हैं, और फिर उससे क्या करेंगे, मान लो कि हम एक तरह से फंड जमा कर लिए और हमने सोचा कि ऐसा करते कि हमारे एरिया के किसी को भी छोटा मोटा लोन चाहिए होगा, तो हम लोग उनको दे देंगे बहुत थोड़े से इंटरेस्ट पे, कि मान लो 10,000 चाहिए, दे दिए, और कहेंगे कि ठीक है इतने टाइम के बाद आप हमको 11,000 लौटा के दे देना। तो ये हुआ कोऑपरेटिव। यहां पे सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है, लोग ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मिलजुल के कोई भी काम कर रहे, यहां हुआ पैसे लेन देन का। दूसरा एक काम हो सकता है कि क्यों ना हम लोग कोऑपरेटिव बना ले और उसमें कुछ पैसे जो है हम लोग कंट्रीब्यूट करें, और फिर हम लोग आपस में डिसाइड करें कि ठीक है हमारे एरिया का रोड खराब है, उसकी डेवलपमेंट कर लेते हैं, या यहाँ पे कुछ आपके दुकान का, कुछ आपके मल्टीप्लेक्स का, किसी चीज का जरूरत है, उसको हम बना लें। तो उसको हम कहते हैं क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर। जब गवर्नमेंट का स्टेक हो बराबर बराबर प्राइवेट के साथ, तो हम कहेंगे जॉइंट। ज्यादा इंडिविजुअल का हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो प्राइवेट, और ज्यादा गवर्नमेंट का हो तो पब्लिक सेक्टर। तो देख लो पहला बेसिस हुआ रॉ मटेरियल, दूसरा हुआ मेन रोल, तीसरा हुआ कितना लागत लग रहा है, और चौथा हुआ कि किसका आपका ओनरशिप है। उसके बाद आता है कि आपका कि किस तरह का जो वेट है, कैसा मतलब जो उसका आउटपुट है वो किस तरह का है। बहुत ज्यादा हैवी वेट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत हैवी वेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसे हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील, ऐसा थोड़ी कि कोई जाएगा बोलेगा 100 ग्राम आयरन दो, वो आपका क्या टन्स एंड टन्स में लेता है, टन्स एंड टन्स में आउटपुट निकलता है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टन्स। लेकिन क्या है छोटे मोटे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल रुई का इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, वो सब क्या है लाइट वेट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लासीफाई करने के लिए एक्टिविटी दिया है कि आपको बल्क एंड वेट के हिसाब से क्लासीफाई करना है। जैसे 2-3 हम बता देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल निटिंग नीडल्स है, ये छोटा छोटा होता है, लाइट वेट का होता है तो लाइट वेट हो जाएगा। शिप बिल्डिंग हैवी वेट है, पेंट ब्रश लाइट वेट है। तो ऐसे आपका ये होमवर्क है कि आपको खुद को क्लासीफाई करना है, दिमाग लगाओ, खुद से सोचो कि कितना ज्यादा वेट हो सकता है। वॉचेस, घड़ी का बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है, तो वो किस में आ जाएगा, लाइट में। अब एक एक करके हम लोग इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहला चीज हम पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, साथ साथ रिवाइज करते चलो। मतलब क्या होता है, कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या फिर टर्शरी में, इकोनॉमी में किस तरह का रोल है, वो हम देख लिए, बेसिक चीज हम देख लिए। दूसरा चीज है हम देखें कि क्या देश के इंपॉर्टेंस, देश की इकोनॉमी के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा चीज हमने उसका क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन। अब चौथा चीज एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि इंडस्ट्रीज देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, सब कुछ क्या है ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर से उसका रॉ मटेरियल आए तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रो बेस्ड, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा। तो यहां पे ये चीज हम लोग क्लास 6 जो है, क्लास 6 के साइंस में पढ़े थे। जो लोग पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप जाके खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत टफ नहीं है। नहीं तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके प्ले लिस्ट में सर्च करोगे, बहुत अच्छे से प्ले लिस्ट एग्रीगेटेड है, आप वहां से क्लास 6 का या तो कंप्लीट 11-12 घंटे का जो है कंबाइंड वीडियो वो भी देख सकते हो, या कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर वाइज देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि होता क्या है, जैसे मान लो कि ये वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल है, ये सब आपका क्या आता है, या फिर जूट टेक्सटाइल है, ये सब किस में आता है, एग्रो बेस्ड में आता है। यहाँ पे आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी है डिफरेंट टेक्सटाइल्स का, अभी इस मैप पे हम लोग आएंगे। उसके बाद आपका क्या है, फैक्टर्स भी बता रहा है क्या रिस्पॉन्सिबल है, शुगर इंडस्ट्री हो गया, ये सब आ जाता है किसमें, आपका एग्रो बेस्ड में। और दूसरा आता है मिनरल बेस्ड में। तो पहले देखो सिंपल से हम लोग समझते हैं, ये सब हमारा क्या है, धागा प्रोड्यूस होगा, कोई भी देखिए जूट हो, कॉटन हो, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल है मतलब क्या है, फैब्रिक बनाया जाए। फैब्रिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका क्या है, कपड़ा ही बनेगा, उससे कर्टन्स, पर्दे भी बनते हैं, शर्ट पैंट भी बनता है, आपका क्या है कि सैक्स, बोरी वगैरह भी बनता है, तो बहुत कुछ बनता है। तो फैब्रिक बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है या जूट है, आप उसको प्रोवाइड करोगे तो उसको बिन बिन के उससे क्या करेगा, धागा निकाला जाएगा, फाइबर। उस फाइबर को बार बार स्पिन, या तो तकली पढ़े थे हम लोग, उस तकली में क्या था, ऐसे 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 वुंड करेंगे, तो स्पिन करेंगे तो क्या बनेगा, यार्न बनेगा, गोला जिसे हम कहते हैं, इस तरह से। तब उसके बाद हम उसको बुनेंगे, बुनने के बाद वो क्या होगा, किसी तरह का फैब्रिक बनेगा। हो सकता है प्लेन शीट बन जाए आपका कपड़ा का, या कोई आपका पहनने वाला कपड़ा बने, सैक बने, कर्टन बने, वो बनेगा। फिर अगर आप उसको और थोड़ा सा कलरफुल, सुंदर दिखाना चाहते हो तो आप उसमें कलर वगैरह ऐड करोगे, उसमें कुछ फिनिशिंग टच दोगे, तो उससे और अच्छा वो क्या होगा, गारमेंट्स बनेगा, तो गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये आपका चलता है। मतलब क्या है कि पहले एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लाओ, उससे धागा निकालो, धागा को जो है आप स्पिन कीजिए तो आपका एक बॉल बनेगा, फिर उस बॉल से धागे को फिर निकाल निकाल के आप एक एक करके बुनते जाइए। हो सकता है सेम कलर का, हो सकता है अलग अलग कलर का, धागा को बुनोगे तो आपको पहले कपड़ा मिलेगा। अब उस कपड़े को डायरेक्टली आप गारमेंट इंडस्ट्री में बना सकते हो, या नहीं तो आपको लग रहा है कि और फिनिशिंग का जरूरत है, कुछ अट्रैक्टिव कलर्स देना है, डिजाइन बनाना है, तो वो बना के आप ये काम कर सकते हैं। तो यही आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना आपका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहां से आपको करंट से डेटा लेना है। जिस साल आप पढ़ोगे ना, उस साल के आप सर्वे, करंट अफेयर्स, बजट, कहीं से भी आप पहले देख लेना कि कोई पॉलिसी आया है क्या टेक्सटाइल के लिए, या फिर आप देख लेना कि टेक्सटाइल का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और आपके देश की इकोनॉमी में वो किस तरह का है, तो उस हिसाब से अपना ये डेटा ऐड कर लेना, इंट्रो देने में आसानी रहेगा कि 3% है या 4% है या 5% है जीडीपी का, फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है या सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, ये आप उस साल के हिसाब से अपना क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो ये चीज अपना कर लेना। अब उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, कॉटन टेक्सटाइल। मतलब इसी सेम प्रोसेस में अगर आप कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कॉटन टेक्सटाइल होगा। अगर आप जूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, जूट टेक्सटाइल कहलाएगा। तो सेम ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना होगा। ठीक है, एंशिएंट इंडिया से ही कॉटन यूज हो रहा है। अब बहुत एंशिएंट इंडिया में गए होंगे तो मेहरगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो वहां से आप डेटा को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। उस समय हाथों से काम किया जाता था, हाथों से मतलब हैंडलूम, वीविंग, स्पिनिंग, ये सब करने का काम। 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आया, मतलब मशीन्स वगैरह डिस्कवर हुआ। हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि ये सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या था, खेल था। कॉलोनाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, याद होगा कि क्या होता था, यहां से सस्ते रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां पावर लूम्स था तो कम समय में बहुत ज्यादा कपड़े और फैब्रिक्स बन जाते थे। अब समय कम लगेगा, लेबर का जो है खर्च कम आएगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा। तो अब देखो कितना चालाक है, यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल लिया तो रॉ मटेरियल बेचने वाले किसान को बहुत फायदा नहीं हुआ, थोड़े बहुत मिला, वहां ले गया, सस्ते में प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे आके बेचेगा तो हमारा इंडस्ट्री क्या है, हाथों से बना रहा है, उतना मशीन्स डेवलप नहीं है, तो हमें क्या हो रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है, हम आउटपुट कम बना पा रहे हैं, प्लस है क्या कि उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आ रहा है, और सिंस लेबर ज्यादा लग रहा है तो हम उसका कॉस्ट भी लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट एक तो महंगा भी है और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, ज्यादा इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, हमारे को नहीं खरीदेंगे। तो मतलब क्या है ना, आउटपुट के रूप में ना इनपुट के रूप में कहीं से हमें पैसा मिल ही नहीं रहा। सारा पैसा तो घुमा फिरा के कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में। रॉ मटेरियल आप सस्ता में ले लिए तो सारा रॉ मटेरियल चला गया।
आउटपुट आप यहाँ सस्ता में बेच रहे हो, आपका ज्यादा बिक रहा है, तो ओवरऑल आप ही को पैसा क्या मिलेगा ज्यादा, कि 10 रुपया का चीज आप ले आए तो आपका 1000 लोग खरीद लिया, लेकिन हमारा 50 रुपया का हो सकता है 500 लोग भी ना खरीदे, तो हमको ओवरऑल क्या हुआ, हमारी कमाई कम हुई, आपकी ज्यादा हुई, और सब कुछ तो बाहर ही चला गया। तो ये काम होता था, इसलिए हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या हो गया, खराब हो गया। अब यहाँ से कुछ डेटा है, आप याद कर लेना कि पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई में। अब देखो मुंबई वगैरह में क्यों देखा, टेक्सटाइल जब भी बोले तो मैनचेस्टर आता है उधर में, वेस्ट में, और यहाँ पे आप देखना अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद और मुंबई बहुत फेमस है, और भी है लेकिन यहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि देखो 2-3 कारण है। पहला तो ये है कि इन सब एरियाज से रॉ मटेरियल बहुत नजदीक है, ये सब ब्लैक सॉइल वाले बेल्ट वाले एरिया में पड़ते हैं जहां कॉटन उगता है, तो रॉ मटेरियल बहुत नजदीक है। दूसरा क्या है कारण, कि पोर्ट वगैरह के नजदीक है, तो पोर्ट के नजदीक है तो आपका क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आसानी से चलेगा। तीसरा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ना बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, ना बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, जिस वजह से आपका क्या हो रहा है ना कि धागों को बुनना बहुत आसान है, तो इसी वजह से ऐसे एरियाज में आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज आप देखो क्या हो रहा है, मार्केट महाराष्ट्र गुजरात में क्यों है, देखो रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट का फैसिलिटीज, लेबर, क्लाइमेट, ये सब बहुत आसानी से हमको मिल पाता है, इसीलिए इंडस्ट्रीज यहाँ देखो। कोई भी इंडस्ट्री में ना सिंपल सा देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको लेबर चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी है, उसको बेचने के लिए आपको एक मार्केट चाहिए। अब मान लो कि आप बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिए लेकिन आपका मार्केट ही हजारों किलोमीटर दूर है, तो फिर आपको उतना पैसा नहीं आएगा ना, मेहनत भी ज्यादा लगेगा और आउटपुट भी कुछ खास नहीं निकलेगा। मार्केट के साथ साथ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी ध्यान देना होगा, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट पे भी। अब मान लो कि आप ऐसे जगह पे जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो जहां गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर आपके उतने मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, एक्सक्यूज मी, तो आपके फायदा करने का भी, आपके इतने मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं हो। तो बस यही सब देख लो। अब ये सारा चीज आपको क्या है, जूट के लिए बहुत सुटेबल, ये सारे चीज ईस्टर्न इंडिया में है, तो देखना जूट इंडस्ट्री ज्यादा ईस्टर्न में है, मतलब वेस्ट बंगाल आसाम साइड। ये सारा चीज आप देखोगे तो आपको कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल ब्लैक सॉइल वाले एरिया में है, और स्पेशली जो आपका महाराष्ट्र गुजरात है वहां तो ये सब कुछ अच्छे से, बहुत महंगा लेबर भी नहीं है, बहुत महंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं है, तो उससे क्या होगा ना कि प्रोडक्ट कम मेहनत में कम खर्चे में ज्यादा बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे ही क्या है कि शुगर इंडस्ट्री, यूपी बिहार का एरिया बहुत ज्यादा जो है शुगर केन प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे अगर इंडस्ट्री को अच्छे से सपोर्ट किया जाए तो अच्छे से चलेगा। और वही चीज जहां कोई देश ये चीज नहीं परख पाता है और रैंडमली कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाता है तो उसको नुकसान होता है। मान लो कि शुगर बहुत हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश, और आपने कहा कि नहीं हम सूरत में उसका फैक्ट्री लगाएंगे, तो ठीक है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बड़ा अच्छा हो जाए, एकदम पोर्ट है वहां पे, उससे आप कनेक्टेड हो जाओगे। लेकिन जरा सोचो ना, यूपी से सूरत तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और क्लाइमेट भी नहीं है, रॉ मटेरियल वगैरह भी नहीं है, तो रैंडमनेस, या कह दी कि नहीं हम जम्मू कश्मीर में लगाएंगे प्रोसेसिंग फार्म, फिर क्या फायदा हुआ लगाने का, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन आप ये देखो ना, ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी होता है ना, वो ये थ्योरीज पढ़ते हैं, स्पेशली जो आपका मॉडल्स एंड थ्योरीज वाला जो टॉपिक आता है, कि जैसे वॉन थ्यूनेन वेबर मॉडल, किस तरीके से हम डिसाइड करें कि जो मिनिमम खर्च होगा वहीं पे हम इंडस्ट्री लगाएं, वहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो वही सब चीज सब में दिया हुआ है, इसलिए इस पे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है। हिस्ट्री को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। कारण आपको समझ गया, मिल सेक्टर में जो है हम अगर क्या कह सकते हैं कि जो आउटपुट वगैरह है वो कम रखेंगे तभी ना हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। महात्मा गांधी ने क्यों एम्फेसिस किया, क्योंकि हमारा ये क्या है ना, कह सकते हो हमारा ये यूएसपी है, हमारे पास क्या है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी अच्छे से मिल रहा है, हमारे पास क्या है, लेबर्स भी है, हमारे पास सब कुछ है, और हम जब रिसोर्स इतना अच्छा है तो उसको हम बेवजह इग्नोर करके हाथ से जाने देंगे तो हम इकोनॉमी का बड़ा सेक्टर अपने हाथ से जाने दे रहे हैं।
और जो देश इकोनॉमिकली नहीं होता है स्ट्रांग, उसका आगे टाइम में सस्टेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो क्राइम भी बहुत ज्यादा प्रिवेल करेगा, क्योंकि बेसिक नीड सबको चाहिए, उतने पर्याप्त पैसे हैं नहीं, वो खरीद सकता नहीं है, तो चोरी चकारी करेगा, करप्शन करेगा, तो आपका ओवरऑल क्या है ना, अनसस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री में आप पढ़ते होगे कितना ज्यादा खादी चरखा इन सब पे ध्यान दिया गया। सेम वही चीज आप जूट में भी पढ़ोगे, जो तरीका समझाएं, यही जो है ना गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है, हर जगह अप्लाई कर लेना। सोचना कि जूट इंडस्ट्री क्यों है बंगाल असम में ज्यादा, और पुट करते जाना, सस्ता लेबर भी मिल रहा है वहां पे, बहुत सारे माइग्रेंट्स है, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो सस्ते में भी काम कर ले रहे हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। ये पॉइंट है, आप याद कर लेना कि पहला मिल कॉटन का कहाँ सेटअप हुआ, जूट का कहाँ सेटअप हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया में होगा और उसमें भी कोलकाता ज्यादा डेवलप्ड है, तो कोशिश किया जाएगा कि कोई क्यों ना डेवलपमेंट आपका कोलकाता में ही पहले हो। इस मैप को आपको ध्यान से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कहां कहां पे, जैसे मान लो क्या है कॉटन, अब तरीका देखो, आप रैंडमली कहीं नहीं, अब मान लो कि ये भूल भी गए कि ये वाला कॉटन का एरिया आप भूल गए, ये भूल गए, छोटे छोटे छिटपुट तो जहां तहां है, लेकिन देखो ना ज्यादा कंसंट्रेशन कॉटन का कहां है। देखिए कभी भी मेरे बातों को गलत नहीं लेना है, कि हम ये नहीं कह रहे कि इधर ही होगा तो इधर ही होगा, कहीं और हो नहीं सकता। होने को आप पूरे इंडिया में कुछ भी स्टेब्लिश कर लो, लेकिन जो प्रॉफिट यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, तो अब सोचो कि यहां पे कॉटन ज्यादा दिख रहा है और वुलन टेक्सटाइल बहुत कम दिख रहा है। वुलन आपका किधर दिख रहा है, इधर सेक्टर में, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, गोट शीप इन सब का रियरिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है ना कि सब कुछ डिपेंडेंट है, जो कंसंट्रेशन है ना, जो हब कहते हैं, कंसंट्रेशन जो कहते हैं, वो डिपेंड करता है उसी चीज पे, रॉ मटेरियल पे, वहां किस तरह से आपका लेबर अवेलेबल है, वहां पे मार्केट का कैसे एक्सेस है, गवर्नमेंट का वहां पे किस तरह का पॉलिसीज है, प्लस क्या है कि वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कितना आसान। अगर एवरेज मिला के सभी फैक्टर मोर और लेस बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं है, तो वहां इंडस्ट्री लगाना क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। अब आइडियल परफेक्शन तो कहीं पे भी अर्थ पे नहीं मिलेगा, लेकिन एक होता है ना एवरेज, जैसे मान लो कोई ऐसा लोकेशन है जहां रॉ मटेरियल और लेबर बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता, लेकिन फिर आपका मार्केट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब एक्सेसिव महंगा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री लगाना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ कोई ऐसा एरिया है जहां गवर्नमेंट भी कहती है कि ठीक है हम अपने से नहीं करेंगे, बट आप इनिशिएट करोगे तो आपको सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी कहता है कि चलो कोई ज्यादा खास परेशानी नहीं है, कनेक्टिविटी है हमारा। मार्केट भी कहता है कि ठीक है मान लो आप इंटरनेशनल नहीं पहुंच पाओ तो अपने देश में भी उस जगह से काफी सस्ते में प्रोडक्ट बेच सकते हो, प्रॉफिट मिल जाए, और रॉ मटेरियल भी ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा, लेबर भी बहुत महंगा नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ठीक है इस लोकेशन को ओके कर दो, क्योंकि पांचों एवरेज मिला के सस्ता पड़ रहा है। जबकि उस केस में 2 चीज सस्ता था, लेकिन 3 चीज इतना महंगा था कि ओवरऑल महंगा कर दे रहा था प्रोसेस को। ये फैक्टर्स हमें ध्यान में देखना है। अब जैसे देखो यहाँ पे भी दिया एग्जाम्पल के तौर पे, आपका इधर भी बांग्लादेश से भी सटा हुआ और वेस्ट बंगाल में भी कॉटन दिया है, लेकिन डेफिनेटली यहां पे आपका प्रॉफिट कम होगा, यहां प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए देखो यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ हब जो है वो क्या है, ज्यादा है। ये चीज ऑब्जर्व करना है कि ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट आपको रट्टा मारना है कि हाँ ये सब लोकेशन, और यही फैक्टर्स यहाँ पे दिया भी हुआ है कि क्या फैक्टर है, कि इस जगह पे शुगर इंडस्ट्री यहीं होगा तो क्यों होगा, जूट इंडस्ट्री यहीं होगा तो क्यों होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहीं होगा तो क्यों होगा, कॉटन इधर ही होगा तो क्यों होगा, वो सब दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट शुगर, तो शुगर में वही कह रहा है कि आपका क्या हो रहा है, गुड़, खंसारी, शुगर, ये सब आपका प्रोड्यूस होता है। अब ये सेकंड है, फर्स्ट है कि आप हमेशा करंट से डेटा जब भी लोगे करंट से लेना, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहा है। हो सकता है अभी आपको पढ़ाया जाए सेकंड, लेकिन किसी साल आपका जो है करंट के डेटा में है कि नहीं हम 4 कंट्री से पीछे हो गए, 5th पे चलेगा, तो ये चीज आपको करंट से अपडेट करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए शुगर के लिए जो है ना चाहिए क्या, शुगर केन, हम लोग ऑलरेडी कई बार एग्रीकल्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसा होता है, वाटर इंटेंसिव होता है, मतलब इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे एरिया में आप प्लस क्या है, फर्टाइल सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल, टेम्परेचर भी ठीक ठाक चाहिए, बहुत लो दे दोगे नहीं ग्रो करेगा, बहुत हाई में भी नहीं करेगा, ट्रॉपिकल क्रॉप है तो इसको ट्रॉपिकल एरिया चाहिए। तो देखना साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में वैसे जगह पे उगेगा ना जहां पानी का, इरिगेशन का फैसिलिटी या रेनफॉल का फैसिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो वैसे एरियाज में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका क्या है, ये सारा कंडीशन दिया है,
ये कह रहा है क्या कि जो आपका कंसंट्रेशन है वो महाराष्ट्र साइड शिफ्ट हो रहा है, साउथ के साइड। वाई? तो इसका सिंपल रीजन है ना कि देखिए, साउथ एक तो ट्रॉपिकल है, दूसरा मतलब क्लाइमेट और अच्छा है, तो जिससे उसमें सुक्रोज का, शुगर का जो कंटेंट है ना वो हाई हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है क्या कि इधर हाइयर सुक्रोज कंटेंट है, प्लस क्या है कि एक लंबा सीजन इसको मिलता है, ताकि क्या हो कि समय मिले, लंबे समय तक आप इसके प्रोडक्ट का आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सके और प्रॉफिट ले सके। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी सूटेबल है, एंड प्लस क्या है कि सुक्रोज का जो कंटेंट है वो भी हाई है, एंड प्लस टाइम भी ठीक ठाक मिल रहा है, जिससे हम अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आता है ना, ध्यान में रखना, अगेन एक गोल्डन रूल बता रहे हैं, इंडस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहला तो क्वेश्चन आएगा कि उसका लोकेशन क्या है, सीधा सीधा। ये पीटी पर्सपेक्टिव से रहता है। ऐसे कोई स्टेटमेंट में दे देगा, कह देगा कि कॉटन इंडस्ट्रीज आर मोर कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, तो आपको एक रफ आइडिया देना है कि नहीं, ज्यादा कंसंट्रेटेड तो नहीं है, गलत स्टेटमेंट। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि इंडस्ट्री के उस जगह पे होने का क्या रीजन है, तो हम उसके लिए भी गोल्डन रूल बताए थे कि आपको सोचना है कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या जरूरत है, वो जरूरत जहां सस्ते में मिल जाएगा वहीं पे लोकेटेड होगा। तीसरा आपको ये देखना है, कुछ चीजें आपको रीजन आउट करना पड़ेगा। क्या रीजन आउट करना पड़ेगा कि कोई इंडस्ट्री कहीं से शिफ्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई इंडस्ट्री उस जगह पे डिक्लाइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का वहां पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों आया। जैसे कॉटन इंडस्ट्री का आपका क्या है कि इश्यूज अभी भी है, पहले भी था, कि इश्यूज ये है कि किसान को उतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो वो कॉटन को ग्रो करने से हिचकिचाते हैं। अच्छा गाइडेंस नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से कॉटन का और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़े, तो उससे क्वालिटी नहीं बढ़ता। इनफैक्ट हर एक क्रॉप के लिए जनरल चीज है कि हम कह तो दे रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ये उगाओ वो उगाओ, लेकिन कैसे सही से उगाओ और कहाँ उगाओ, इस चीज का अवेयरनेस अभी भी बहुत लोगों में नहीं है। जैसे विदर्भा, मराठावाड़ एरियाज में लोग कहते हैं शुगर केन उगाते हैं, जहां पानी की ऑलरेडी क्राइसिस है, इरिगेशन फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, और वहां पे आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना, क्रॉप फेल कर जाएगा तो आप ऑलरेडी कर्ज में थे, आपने आउटपुट नहीं प्रोड्यूस किया, नहीं बेच पाए, पैसा नहीं कमाए और कर्ज में चले जाओगे, तो ये कर्ज में जाते जाते क्या होगा, आपका एक डेट ट्रैप बन जाएगा। दूसरा, नहीं चुका पाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर में मेंटल हेल्थ खराब होगा, एंड सुसाइड जैसे खतरनाक थॉट्स आ सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, यही इंडस्ट्री से क्वेश्चन ही आता है। अब कुछ स्टेट्स के नाम आपसे पूछ देगा, या अगर कंट्री वाइज पढ़ रहे हो तो कंट्री का नाम। तो ये गोल्डन रूल हमेशा लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसके अलावा कोई और पैटर्न पूछता है तो फिर तो हम आपको पढ़ाना ही छोड़ देंगे। इससे इस बात का गारंटी देते हैं कि इंडस्ट्री जब भी प्रिपेयर कीजिए, अपने दिमाग में ये चीजें सोच के चलो। कुछ भी रैंडम सा इंडस्ट्री लो, क्या लोकेशन है इंडिया में, एक बार मैप पे ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व कर लिए तो अब सोचो कि काहे है यहाँ पे आयरन एंड स्टील जो है छोटा नागपुर वाले एरिया में ही है, क्यों ज्यादा है, बाकी एरिया में थोड़ा बहुत है, छिटपुट है, स्कैटर्ड है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेटेड है, ऐसा क्या कारण। तो अब वो कारण मिल जाएगा। तो मतलब हर तरीके से अगर पीटी में भी गिव रीजन पूछे तो बना सकते हो, मेंस में भी पूछे तो आप बना सकते हो, और बाद में करंट के डेटा से इसको सप्लीमेंट कर लेना है। अब करंट के डेटा से आपको क्या मिलेगा, कुछ डायरेक्ट डेटा मिलेगा, अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज मिलेगी कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या काम किया है जिससे कि आपका आयरन एंड स्टील का प्रोडक्टिविटी, कॉपर का या फिर लिथियम बैटरी, इन सब का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, तो वो पॉलिसीज आपको देख लेना है। बस यही काम तो इस पूरे चैप्टर में करना है। यहाँ पे भी अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है जो मिनरल पे डिपेंडेंट है। अब इसमें सबसे पहला इंडस्ट्री आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कहाँ यूज नहीं है, आपको ये नहीं देखना कहाँ यूज है, आप ये सोचो कहाँ नहीं है। छोटे से छोटे चीज में भी आज के डेट में आयरन का यूज होता है। आयरन का नेल्स हो गया, आप एक फोटो फ्रेम टांगने जा रहे हो, आयरन का नेल यूज कर रहे हो, आप अपना विंडो बना रहे हो तो उसमें आयरन या स्टील का आप जो है रॉड्स डाल रहे हो, तो ये बहुत सारा इसका यूज है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी कंजम्पशन है, वो आपका किसी भी देश के डेवलपमेंट को बताता है।
सिंपल सा लॉजिक है। सोचो ना, कोई एक देश है बहुत ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका एक्सपोर्ट सेक्शन ज्यादा अच्छा है, या तो एक्सपोर्ट अच्छा है या नहीं तो इंफ्रा पे वो देश बहुत काम कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में स्टील का बहुत यूज होता है, आयरन का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कंक्रीट मटेरियल्स में जो ढालने का जो स्ट्रेंथ डालते हो, आयरन के ही तो रॉड्स डालते हो। तो ये दो में से एक तो पक्का स्ट्रांग है। अब कुछ भी स्ट्रांग हो, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपका इंफ्रा डेवलप हो रहा है तो बाहर का जो कंपनी है, बाहर के लोग आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं ये देश ग्रो कर रहा है। तो या तो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट अच्छा कर लो, नहीं तो अट्रैक्ट करो कि भाई मेरे यहाँ प्रोडक्शन करो, कम से कम कुछ नहीं तो टैक्स के फॉर्म में पैसा मिलेगा देश को। आप हमारे लैंड लोगे तो लैंड अक्वायर करोगे तो उसको खरीदने के लिए पैसा लोगे तो वो भी मिलेगा। तो ये चीज आपका क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। नेक्स्ट चीज है कि इसको आपका क्या होता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, हैवी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी और बल्की होता है। नेक्स्ट है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या लग रहा है, तो आयरन का ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। अब कोकिंग कोल अभी भी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट ही कर रहे हैं। इस पे अगर काम कर ले कि किसी तरह से हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए तो खर्चा और बचेगा और सेलिंग ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बनेगा। ये पीटी का क्वेश्चन बन रहा है एकदम पक्का, किसी साल आ रहा है तो आ रहा है या आ चुका है। कि आपसे सिंपली पूछ सकता है कि द रेशियो ऑफ आयरन ओर इज टू कोकिंग कोल इज टू लाइमस्टोन इज 4:2:1, या उल्टा कर देगा, लाइमस्टोन इज टू कोल इज टू आयरन ओर, तो 1:2:4। थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, मैंगनीज डाला जाता है, क्यों, हार्ड बनाने के लिए। तो आपसे बोले ना कि स्टील हार्ड है तो क्यों है, तो मैंगनीज की वजह से। अब आप इसे पूछा कि कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि ये सारा चीज जरूरत है। तो रॉ मटेरियल सेम, रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये पांचों चीज एवरेज जहां सस्ता पड़ेगा वहां पे इंडस्ट्री लोकेटेड होगा। तो देखो क्या हो रहा है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल लाओ, ब्लास्ट फर्नेस मतलब वो जगह जहां बहुत हाई टेम्परेचर है ताकि सब कुछ पिघल सके और पिघल के एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके, उसमें आप ऐड कर लो, और जो चीज इनपुट है उसको आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेल्ट किया हुआ चीज मिक्स हो जाएगा, जो स्लैग है मतलब इम्प्योरिटीज, गंदगी, उसको हटा दिया जाएगा। कोक का क्या यूज है, तो कोक आपका हीट प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद क्या है कि जो मोल्टेन मटेरियल है वो छोटे छोटे मोल्ड में, सांचा जो होता है ना, जैसे होता है ना कि साबुन वगैरह लोग बनाते हैं तो सांचे में डाल दिए, थोड़ी देर में जम गया, या आइस का जो ट्रे है वो भी आपका क्या है, सांचा है, उसमें पानी डाल के फ्रीजर में डाल दिए, जम गया, तो एक सांचा है, उसी शेप का आइस बन गया। तो ऐसे को हम पिग आयरन कहते हैं। फिर इसको जो है फर्दर प्यूरिफाई करते हैं, मेल्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में समझ लेना, प्यूरिफाइड, मेल्ट एंड ऑक्सीडाइज। तब उसमें निकल, क्रोमियम और मैंगनीज आपने ऐड कर दिया ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए, थोड़े रेजिस्टेंट हो जाए, और तब उसको आप रोल किए, प्रेस किए और कास्ट किए। तब उसके बाद मतलब अलग अलग तरीके से उसको आपने घुमाया, उस मोल्टेन मटेरियल को घुमा के अलग अलग शेप दिया। जैसे देखते हो कभी कभी सिलिंड्रिकल रॉड होता है, कभी आपका इसके क्यूबॉइड के शेप का होता है, क्यूब लाइक होता है, स्फेरिकल होता है, उसको अच्छे से आपने अलग अलग प्रोसेस करके शेप किया और उस शेप में वो बन गया। यहाँ पे सिंपल सा रॉ मटेरियल है, ब्लास्ट फर्नेस है, वहां से पिग आयरन मिला, पिग आयरन के बाद फिर से आपने पीएमओ कर दिया और तब जाके आपने उसको शेप किया तो मिल गया आपको स्टील। ऐसे करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगेन देखो क्या है तुम्हारा, किस चीज का मैप है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स का। देखिए बाकी जगह स्कैटर्ड है, लेकिन इस एरिया में, इतने छोटे से एरिया में इतना सारा, क्योंकि यहाँ पे अगेन रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, गवर्नमेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब एवरेज आउट होके आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। देखो यहां पे वही चीज है, लोकेशन। अगेन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, भाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है मतलब ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा फैक्ट्री। अब देखिए यहां पे ना कुछ चीज ध्यान में रख लो, जो भी आपका मिनरल्स है ना, मिनरल्स है, इसको आप हमेशा करंट से स्टडी करोगे, क्योंकि देखिए आप मिनरल का क्या काम है, क्या रोल है, ये तो स्टैटिक पार्ट है, लेकिन इंडिया का कौन सा स्टेट हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, किस स्टेट में आपका वो मिनरल नहीं मिलता है बिल्कुल भी, वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है इंडिया की और बाकी कंट्रीज की, स्पेशली टॉप जो 3 है वो याद रखना है। ये सब करंट से, जैसे इंडिया ईयर बुक वगैरह आता है, या करंट का कोई भी मैगजीन आप पढ़ते हो, या इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से ये डेटा आप ले लोगे।
तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पे ये कभी नहीं बताएंगे कि हाँ इंडिया एल्यूमिनियम में सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो अपना जिस साल एग्जाम होगा वो ये काम आपका है, ये काम आप करोगे। नहीं तो करंट जब पढ़ाएंगे तो वहां देते जाएंगे तो आप नोट्स बनाते जाना, जिस साल आपका एग्जाम हो उस साल का करंट पढ़ना और अपडेट कर लेना। तब कहते हैं क्या है ये, बहुत हल्का है, काफी रेजिस्टेंट है, अच्छा कंडक्टर है, मैलिएबल है। मैलिएबल है मतलब आप इसको शीट के रूप में जो है ना बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वही अगर क्या है, अगर आप इसको क्या कर सकते हो ना, बेंड करके वायर के शेप में बनाते तो आप उसको कहते हैं डक्टाइल है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। कब, जब इसको बाकी मेटल्स के साथ मतलब एलॉय बनाते हो आप इसका। तो ये स्टील, कॉपर, जिंक, लेड के सब्स्टिट्यूशन मतलब उनके बदले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एयरक्राफ्ट यूटेंसिल, वायर, ये सब बनाने में। तो ये तो हो गया कि भाई एल्यूमिनियम का क्या इंपॉर्टेंट यूज है, ये तो आपका स्टैटिक पार्ट है। तो एक बार यहां से याद कर लिए, काम हो गया। अब आता क्या है कि कहां कहां लोकेटेड, इसको ध्यान में रखो। वाई, तो वही सेम रीजन जो पहले सिखाए हैं, गोल्डन पॉइंट इधर इसीलिए लोकेटेड है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा होगा। बॉक्साइट इसके लिए रॉ मटेरियल होता है, ओर होता है, जिसका आपका क्या होता है स्मेल्टर्स में यूज होता है। और फिर उसको भी पिघला उगला के हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट को आप जो है घिस घिस के लाए, मतलब जो होता है ना कि जैसे सैंड को आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अर्थ के सरफेस से एक तरह से जिसको बोला जाता है ना देसी भाषा में खखोड़ के, उसी को क्वेरी कहते हैं, पूरा ऊपर सरफेस से खींच के उठा के लाते हैं। तो बिल्कुल वैसे बॉक्साइट लाएं, ट्रांसपोर्ट करके अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, पूरा छोटा छोटा जितना टुकड़ा कर सकते हो उतना करेंगे, रिफाइन करेंगे। और तब उसके बाद क्या होता है कि जहां पे भी ये जो आपका जो आपने तोड़ा फोड़ा है उससे एल्यूमिना जो है आप निकाल लिए, जो और प्यूरिफाइड फॉर्म है, तो आप इसको स्मेल्टर तक ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर कैल्सिनेशन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे कि जब ये स्मेल्टर में जाएगा तो उसके बाद वहां से कई सारा काम हो सकता है। तो बहुत सारा तरीका है। एक तो हुआ कि बॉक्साइट से बना लो, एक और हो गया क्रायोलाइट से। आप यहां से इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, स्मेल्टर में डाल दो। स्मेल्टर मतलब वो जगह जहां से आप मेटल्स वगैरह को ओर से क्या करो, निकाल रहे हो, मिनरल्स पिघला उगला के हीटिंग करके। तो यहाँ वही कह रहा है कि 4 से 6 टन बॉक्साइट आप लोगे ना तो 2 टन एल्यूमिना मिलेगा, और 1 ही टन मतलब 1/4 आपका प्रॉफिट है एल्यूमिनियम निकालने का। तो ये और अच्छे से ना हम लोग डिटेल में क्या है, साइंस में जब हायर क्लास में ना 11th का साइंस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का 11th नहीं 12th का, पुराने एनसीईआरटी से, करंट में तो हटा दिया है। वहां पे जब मेटलर्जी पढ़ाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे उस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करना सही नहीं है, तो ये बस यहाँ पे जो लिखा है ना बोल दिए। लेकिन मेटलर्जी में अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या होता है कि जब आप सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को हीट करते हो तो वो आपका कहलाता है रोस्टिंग, और इनसफिशिएंट अमाउंट में तो उसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि कैसे ओर को निकालते हैं, फिर ओर आता है तो उसको हम कंसंट्रेट करते हैं, मतलब उसमें से और गंदगी को निकालते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। सल्फर ओर के लिए अलग प्रोसेस है, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के लिए अलग अलग प्रोसेस है। फिर आपका और कंसंट्रेटेड हो गया तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि मोर रिएक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं, ताकि जल्दी से रिएक्ट करके हम इम्प्योरिटीज को निकाल दे और प्योर मेटल आपका रह जाए। ये हम लोग देखेंगे आगे साइंस में। तो यही सारा चीज है। उसके बाद आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्री काफी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि केमिकल का डिमांड काफी ज्यादा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसका यूज होता है किसमें, फर्टिलाइजर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर में, प्लास्टिक्स में, अधेसिव्स में, पेंट्स में, डाइस वगैरह में। नाइट्रिक एसिड हो गया, अल्कलीज हो गया, सोडा ऐश हो गया। सोडा ऐश का यूज होता है ग्लास में, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर में। ये चीज आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक है। तो केमिकल सिंपली क्या होता है ना, किसी में जो बॉन्ड बन रहा है, कुछ चीजें रिएक्ट कर रही है, आप कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, वो भी एक केमिकल है। तो दुनिया में हर चीज ही केमिकल है, लेकिन हमको सिर्फ उन केमिकल्स पे फोकस करना है ना जिसका आपका इंडस्ट्रीज में यूज है, जिसका यूज है, तो हम उसके लिए हाई लेवल पे उसका प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रखना, हम मैन्युफैक्चरिंग चीज पढ़ रहे हैं, उसमें केमिकल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उन्हीं केमिकल्स को पढ़ेंगे जिसका डिमांड ज्यादा है, जिसका इकोनॉमी में रोल है, और जिसका हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर कंट्री। तो ये सारा जितना भी चीज है ना,
ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हो गया, ये भी ध्यान में रखना। पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम उसके बाय प्रोडक्ट से निकलता है, सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन वगैरह हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, डाई स्टफ्स हो गया, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब आपका क्या है, ये सब लोकेटेड होता है ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के नजदीक। ये इसका बहुत ज्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब आपको कहेगा ना कि ये वाइड स्प्रेड क्यों है? कोई भी चीज वाइड स्प्रेड इसलिए होता है क्योंकि लोग उसका डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं, पहला रीजन। दूसरा है उसके लिए कंडीशन सूटेबल है, कंडीशन सूटेबल है, बात खत्म। इसीलिए तो वाइड स्प्रेड होता है। इसी को आप इलैबोरेट कर दो कि वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह अवेलेबल है, यानी कि क्या है कि मान लो हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे तो उसके लिए कंडीशन किसी और जगह पे होगा तो वहां फैक्ट्री बना ली है, नाइट्रिक एसिड के लिए कहीं और होगा वहां बना ली है, पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम रिफाइनरी के नजदीक हम वहां बना लिए, तो ये लगभग कंट्री में हर जगह आपका ये क्या होगा, फैला होगा। सेम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें कुछ फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसा केमिकल इंडस्ट्री का ही आपका ये टाइप है, ऐसा केमिकल जो कि आपका क्या होता है ना कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, जो कि मैन मेड है। जैसे आपका हो गया डीएपी, जैसे आपका हो गया एमओपी होता है, म्यूरिएट्स ऑफ पोटैश होता है, यूरिया होता है जिससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश ये सब ऐड होता है। काफी ज्यादा पोटैश याद रखना, अभी भी करंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंट में आपका जो है ना न्यूज में, इकोनॉमी के न्यूज में था, पोटैश काफी ज्यादा न्यूज में आया था। तो ये आपका क्योंकि हमारे पास उतना रिजर्व नहीं है और हम यूज ज्यादा करते थे, इसलिए इंपोर्ट ही होता है ये मोस्टली। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इसका और भी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। इन सब स्टेट्स में आपका क्या हो रहा है, डिमांड, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा फोकस किया जाता है, वहां फर्टिलाइजर का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। सीमेंट, तो सीमेंट ऑब्वियसली कहां होगा, कंस्ट्रक्शन में, किसी भी तरह का घर, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, ये सब आप बना रहे हो, वहां पे सीमेंट का यूज होगा। अब सीमेंट जो होता है, इसको बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या चाहिए, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, साथ ही कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ये भी चाहिए। पावर, किसी भी इंडस्ट्री में पावर दोगे तभी ना हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि केमिकल्स रिएक्ट करेगा, और केमिकल्स रिएक्ट करेगा तभी तो हम कोई नया चीज बना सकते हैं। तो ये तो चाहिए, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो आपका क्या है, यूनिवर्सल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वाइबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेम वही गोल्डन रूल, 5 पॉइंट, जहां पे भी ये 5 चीज एवरेज में सस्ता मिलेगा बस वहीं लगा दो सीमेंट इंडस्ट्री। कहां पे मिल रहा है, गुजरात में, ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आपका कह रहा है कि पहला सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में लगा था 1904 और इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडस्ट्री क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। नेक्स्ट आपका आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी, ये सब आता है ऑटोमोबाइल में। इसका लोकेशन ये है, और वाई आपको रीजन पता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारा फैक्टर्स मिल रहा है जो कि जरूरत हो। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इस एरिया में कि यहाँ पे हम हब बनाते हैं। हब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको बहुत ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल, बहुत ज्यादा महंगा लेबर, बहुत ज्यादा मुश्किल से मार्केट नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे हम लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन इस जगहों पे होगा। इंफॉर्मेशन, इसको तो हम सनराइज सेक्टर कहते हैं क्योंकि ये एकदम करंट का बहुत बूमिंग सेंटर है। इसको अलग अलग तरीके से लोग डेवलप करें कि पहले था आपका कि वेबसाइट ऑनलाइन बेस्ड था, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसको हम एआई, चैट मोड, जीपीटी मोड, ये सब में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो है ना ये सेक्टर आपका बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो भी है देख लीजिए, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन्स हो गया, सेल्यूलर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, बाकी जो भी जिसमें भी किसी तरीके से इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, रिट्रीविंग, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन जिसमें आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का चिप यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी किसी भी रूप में कन्वर्ट हो रहा है, यूज हो रहा है, वो सब हो गया। इसके लिए ये सारे एरियाज हैं। और ये सारे एरियाज क्यों हैं, सेम वही रीजन, क्योंकि इन एरियाज में वो सारा पॉसिबल चीज है, अच्छा खासा कैपिटल मिल रहा है, यहाँ पे खर्च करने की कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा लगता है। अब आता है प्रॉब्लम्स। यहां पे हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री से प्रॉब्लम क्या हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा सेटअप करोगे, कोई सा भी हो गया,
फैक्ट्री लगाओ या कुछ भी लगाओ, इनफैक्ट आप जो कंप्यूटर वाला सेक्शन भी लगा रहे हो तो आप कह रहे हो कि ठीक है हम स्मोक नहीं प्रोड्यूस कर रहे, लेकिन आप उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, वो जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से पोल्यूशन निकल रहा होगा, या फिर आपका जो मशीन्स चल रहा है उस मशीन से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग, ये सब हो रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन अलग अलग तरीके से। एयर पोल्यूशन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस ऐड हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस ऐड हो रहा है, प्लस डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो रहा है जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, प्लस स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। यही चीज फॉग के साथ मिक्स हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। अलग अलग टाइप का हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, लंडन स्मॉग कहते हैं। लॉस एंजलिस और लंडन स्मॉग का जो डिफरेंस है, एक SO2 से होता है, एक आपका जो ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इन सब से होता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है वाटर पोल्यूशन। जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, प्लास्टिक से उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो, मेटल से उसको आप जो है पानी में भेज रहे हो, तो उससे होता क्या है, यूट्रोफिकेशन होता है। उससे आपका यूट्रोफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है कि कुछ मेटल्स, हैवी मेटल्स आपके क्या होते हैं ना कि बहुत ज्यादा कह लो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाता है, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से होता क्या है ना कि वो एक ट्रॉफिक लेवल से फूड चेन में अगले तक बढ़ता ही जाता है। कि मान लो हम खाएं, मेरे बॉडी के अंदर सपोज है कि 5 यूनिट मरकरी चला गया। अब क्या है कि मान लो कोई शेर मेरे जैसे 2 इंसान को खाया, तो अब मेरे से 5 यूनिट और दूसरे से 5 यूनिट, उसमें तो 10 चला गया। अब मान लो वो 10 जो है उसके मीट पे सपोज है कि वो मर गया, अब उसके मीट पे कुछ वल्चर्स फीड कर रहा है। अब मान लो एक वल्चर जो है वो 2 टाइगर के ऊपर फीड करके अपना पेट भरा, सपोज है, तो अब 10-10 मिला के क्या हो गया, 20 हो गया। इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि जैसे फॉस्फेट नाइट्रेट सब तालाब में जाता है ना, तो बहुत ज्यादा तालाब के ऊपर जो एल्गी प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, जिससे प्लांट इतना ज्यादा हो जाता है ना कि ऊपर का सनलाइट ब्लॉक कर देता है, ऊपर से आपका गैसेस वगैरह नहीं अंदर जाने देता है, तो एनिमल सफोकेट होके मर जाता है। सनलाइट नहीं जाएगा तो पानी अंदर ठंडा हो जाएगा, और गैसेस नहीं जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा, तो सफोकेट होके मर जाएगा। तो ये आपका क्या किया, वाटर पोल्यूशन कर दिया। इसके बाद क्या आता है आपका, थर्मल पोल्यूशन। भाई हॉट वाटर डिस्चार्ज, फैक्ट्री से क्या है कि प्रोसेसिंग हुआ, अब उस प्रोसेसिंग के ब्लास्ट फर्नेस से जो पानी वगैरह निकल रहा है या वेस्ट निकल रहा है, वो गर्म वेस्ट है, पानी के साथ मिक्स होके गया, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा तो जहां जो भी लाइफ रह रहा है वो मर सकता है। उसको आदत है नॉर्मल वाटर में रहने का, लेकिन उस वाटर का टेम्परेचर काफी हाई हो गया तो मर सकता है। नेक्स्ट चीज आपका आता है नॉइज पोल्यूशन। जो आपका मशीन्स वगैरह है वो काफी ज्यादा लाउड नॉइज बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से सुनने में प्रॉब्लम आ सकता है। आसपास के लोग जो रह रहे रेसिडेंशियल एरिया में उनको दिक्कत हो सकता है, कान पे इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे क्या है कि वो इफेक्ट आप देखोगे, जैसे आप ही बहुत देर तक लाउड स्पीकर वाले एरिया में रहते हो तो आपको शुरू में इरिटेशन लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार रहते हो तो आपको लगेगा जैसे हम कम सुनने लगे। और ज्यादा साउंड में अगर आप रहते हो तो आपको कभी कभी लगेगा कि जैसे हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा है, मन घबरा रहा है, तो हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए देखना हॉस्पिटल के आसपास ना उसके चारों तरफ बाउंड्री के जो है ना ग्रीन ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। एंड प्लस क्या होता है कि वहां पे लिखा भी होता है वार्निंग में कि यहाँ अननेसेसरी हॉर्न ना बजाए, क्योंकि हॉस्पिटल है या स्कूल वगैरह, छोटे बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो सकता है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखिए कभी भी डेवलपमेंट को जीरो नहीं किया जा सकता है। कोई भी नेचर में होने वाले खराबी को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर दो ना कि जिससे नेचर खुद को कम से कम रीजेनरेट कर सके। तो एक तो हम कर सकते हैं कि रीयूज रिसाइकल कर लो, ताकि जो कचरा जा रहा है उसका क्वांटिटी कम हो जाए। दूसरा कर लो कि आप जो पानी को यूज कर रहे हो और फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, क्यों ना हम तालाब वगैरह से यूज करने के बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, बारिश का पानी स्टोर कर ले, उसको इस्तेमाल कर ले, तो पानी का इस्तेमाल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बचेगा। तीसरा, गर्म पानी वगैरह को ट्रीट कर दो या एफ्लुएंट को। जब मान लो 100 यूनिट कचरा जा रहा था बट उसको हम किसी तरह से इलाज कर लिया, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब पढ़ेंगे ना बायोलॉजी में, तो आपको हम बताएंगे उसमें आपका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट, वो बताएंगे अच्छे से।
अभी फिलहाल थोड़ा सा जान लो कि पहला ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, रेत, बालू उसको हटाया जाता है। दूसरा में क्या होता है, लिविंग बींग्स डाले जाते हैं ताकि वो बाकी जो छोटा मोटा कचरा जो नहीं हट पाया है, जो पानी में सस्पेंडेड है, नहीं नीचे जा पाया, तो उसको हटा देगा। और टर्शरी में आपका क्या होता है कि और हाई लेवल पे कि कुछ हेवी मेटल्स वगैरह है उसको हटाना है। तो अगर हम ट्रीट करेंगे तो जो 100 यूनिट जा रहा था पोल्यूटेंट, वो शायद थोड़ा क्या होगा, कम जाएगा। और कम जाएगा तो उससे, अब मान लो 100 यूनिट से पोल्यूशन तुरंत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अगर हम उसको ट्रीट करके 5 यूनिट पे ले आए तो वही चीज होगा क्या ना, कि नेचर खुद को रीजनरेट कर लेगा कि ठीक है चलो 5 यूनिट है, बर्दाश्त के लायक है, उसको हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है ना उसको बहुत ज्यादा जो निकालते हैं, जिससे आपका क्या हो, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंट रिसर्च में आया कि ग्राउंड वाटर के खत्म होने से अर्थ के रोटेशन पे क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। तो उसको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया, पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जिसमें होता क्या ना कि ऐसे करके प्लेट लगा होता है, इस तरह से आपका प्लेट लगा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब है कि जो आपका पार्टिकल्स है ना, जो ऑलमोस्ट स्टैटिक है, ठीक है, उसमें अगर हम कुछ चार्ज वगैरह लगा दें तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, बैठ जाएंगे। तो यहाँ डस्ट पार्टिकल्स है, तो इस पे क्या होता है ना कि जो है ना हाई वोल्टेज देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, कोरोना डिस्चार्ज होता है, मतलब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आता है जिससे इसके ऊपर सबके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसका अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का काम ही होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है धरती माता में समा जाए। तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना, ये इस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। पार्टिकल्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो वो उस पार्टिकल को ये चार्ज को अट्रैक्ट किया, जिस वजह से हुआ क्या, चार्ज तो चला गया, धरती माता में समा गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल यहां पे सेटल हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि हवा जो यहां से निकलेगा ना, एयर, इसमें डस्ट का अमाउंट काफी ज्यादा कम होगा। एक और तरीका है, फिल्टर लगा दो, स्क्रबर लगा दो। SO2 को कम करता है स्क्रबर। इनर्शियल सेपरेटर, ये भी कुछ वैसा ही है कि आप उसको क्या कर दो कि जो हवा बह रहा है उसको क्या कर दो ना, स्पीड काफी स्लो कर दो। तो जिससे होगा क्या ना कि जो लाइट है वो तो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन जो हैवी है वो क्या होगा, नीचे सेटल कर जाएगा। ये सब हम कर सकते हैं। ऑयल या गैस के इस्तेमाल से हम स्मोक को हटा सकते हैं। जैसे हवा में कभी कभी देखो बहुत गंदगी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका बारिश वगैरह हो जाता है तो क्या लगेगा कि आसमान साफ लगेगा। तो फ्लूइड वगैरह का भी इस्तेमाल करके इसको हटाया जा सकता है। ये देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, ये सब इधर इधर में कंसंट्रेटेड है। क्यों है, रीजन वही 5 पॉइंट आपको बताए थे कि क्यों इधर में कंसंट्रेटेड होता है। तो ये सब आपका काम कर सकते हो कि जो आपका साइलेंसर वगैरह लगा लो, नॉइज रिड्यूस होगा। एनर्जी को एफिशिएंटली आप यूज कर लो, फिर नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप लगा दो। तो मतलब एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यही तो इसका चैलेंज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे, उसको जीरो नहीं करेंगे, प्लस इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे क्या है, एनटीपीसी का एक केस स्टडी दिया है। ये कह रहा है क्या कि ये आपका बहुत मेजर ये है, कॉर्पोरेशन है पावर का। एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है। कई जगह पे, बिहार, यूपी, हर जगह पे इसका प्लांट है, पीएसयू में आता है। अब इसका आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो इतना है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है ना, जैसे सोना खरीदने जाते हो, हॉलमार्क रहता है जो उसके प्योरिटी का जो है ना सबूत है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है कि आपके इस काम का कि एनवायरमेंट को मैनेज करे, इसका एक सबूत हम दे देते हैं। इसका काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच रहा नेचुरल एनवायरनमेंट को ये करने का, प्रोटेक्ट करने का, जैसे कि आपका वाटर, ऑयल, गैस, ये सब एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग ऑफ पावर प्लांट्स। मतलब बड़े ध्यान से ये काम करता है। जहां जहां अपने पावर प्लांट सेटअप करता है ना, वहां पे प्रोएक्टिव मतलब एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करता है कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो। जैसे ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। मॉनिटरिंग करता है अच्छे से, रिव्यूज लेता है, ऑनलाइन डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है कि देखता है कि जहां हम लगा रहे हैं फैक्ट्री, वहां के इकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट से रिव्यूज लेता है कि और क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करता है। जो आपका राख वगैरह है ना, उसके मैनेजमेंट का काम करता है। वाटर का रिसाइकलिंग करता है, लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करता है, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड करता है।
ग्रीन बेल्ट से तो आपको मैक्सिमम फायदा है, पेड़ पौधा रहेगा तो एक तरह से आपका न्यूट्रन साइकिल का बैलेंस होगा, नॉइज का पोल्यूशन रिड्यूस होगा, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि ऐसा नहीं तुरंत खराब हो गया तो फेंक उसका, और कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि क्या होगा ना कि आप कोई भी मशीन वगैरह है उसको आप तुरंत तुरंत जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसको कहीं बनाना भी पड़ेगा, वहां से लाएगा तो वो फैक्ट्री फिर पोल्यूशन करेगा। लेकिन क्यों ना हम क्या है कि उस चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ले, रिड्यूस हो जाएगा वेस्ट और रिसाइकलिंग भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल है कि एक लेटर सपोज है कि एक प्लास्टिक का बैग है। अब आपको पता है कि इस प्लास्टिक के बैग को हम सिंपली एक बार यूज किया फेंक दिए, तो उससे होगा क्या कि हम एक बार फेंक दिए, फिर जरूरत पड़ेगा फिर लाएंगे, फिर फेंकेंगे, फिर लाएंगे, फिर फेंकेंगे, तो उसको जो बनाएगा वो भी पोल्यूशन कर रहा है और आप भी पोल्यूटेंट ऐड कर रहे हो। तो क्यों ना एक बार प्लास्टिक का बैग जब तक साफ है तो हम अपने सामान वगैरह को स्टोर करने का, ढोने का काम कर लें। जब थोड़ा बहुत गंदा हो गया तो हम उसमें घर के कचरे को जो है मल्टीपल टाइम्स फेंकने का काम कर ले। तो इसी से हुआ क्या कि वो वेस्ट आप जो है ना तुरंत तुरंत नहीं जनरेट कर रहे हैं, जिस वजह से उसका डिमांड कम हो रहा है, तो एक तरह से पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही चीज आपको एनटीपीसी सिखाता है। इसको एज अ केस स्टडी आप कहीं पे भी मेंस आंसर राइटिंग में इसको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। अब चलिए चैप्टर तो हो गया खत्म, फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये कहां आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि पूछ रहा है ना मैन्युफैक्चर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बढ़िया रहेगा आंसर। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट बताए थे कोई भी सेक्टर जो आपका प्रोडक्ट को काफी बल्क में प्रोड्यूस करता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री जिसका डेवलपमेंट में की रोल हो, जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया। थर्ड आता है हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट इन्वायरमेंट, डाल दो यहाँ पे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या फिर थर्मल पोल्यूशन। चार वांट देखो, अच्छा ट्रिक भी बन गया। डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। यहाँ पे आप जो है स्टेप्स तो डाल ही दो, मान लो 5 पॉइंट आपने ऐड कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, थर्मल वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम गैसेस को जो भी आपका वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, इनर्शियल प्रेसिपिटेटर से या फिर स्क्रबर से। और फिर आप इसमें अपने मन से केस स्टडी एनटीपीसी का डाल दो, बस एग्जामिनर आपके पैर में पड़ के जो है ना आपको शाबाशी देगा कि कितना बढ़िया बात लिखी है। अब ये सब आपके काम का नहीं है, जो स्कूल के बच्चे उनको दिया जाएगा स्कूल में प्रोजेक्ट तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करेंगे। देखिए ट्राई इसलिए करोगे ना कि इससे क्या होता है ना ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। ऐसे एजुकेटेड जो गेम्स है ना इसको खेलना चाहिए, और ज्यादा नहीं खेलने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर प्रिपरेशन छोड़ के खेल रहे हो, आप 10 से 20 मिनट ऐसे एक्सरसाइज पे जो है ना काम नहीं मिल रहा आपको, जैसे पेपर वगैरह में भी आता है ये क्रॉसवर्ड वगैरह सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा है, मोबाइल में भी नहीं मन कर रहा है खेलने का कि भाई ऑनलाइन पढ़ ही रहे, आंख दर्द कर रहा है, तो आप ऐसे भी शांत बैठ के ना ब्रेन का एक्सरसाइज करो। खुद से सोचो कि अगर हम एग्जामिनर होते और हमको किसी बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेट करना होता, उसको नहीं सेलेक्ट करना होता, तो हम कितने घटिया लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकते थे। इसी से आपका ब्रेन एक्सरसाइज होगा, जितना ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज होगा ना उतना ज्यादा आपका कॉग्निटिव पावर बढ़ेगा, और वो उतना ज्यादा आपके मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। मेरी ये बातें ध्यान में रख लेना। जैसे देखो यहाँ पे कैसे दिख गया, तुरंत हमको स्टील दिख गया, तुरंत हमको आयरन दिख गया, तो इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। किसी भी तरह का डाउट है आप हमें रीच आउट कीजिए, कहीं पे भी यहाँ पे कमेंट कीजिए, उस कमेंट को एड्रेस करेंगे। लगेगा कि उस डाउट को बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना है, वो भी बना देंगे। दूसरा है कि आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, एफबी पे, वहां से भी रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वहां से आप रीच आउट कर सकते हैं, जहां से भी आपको लगता है। अब जाओगे ना यूट्यूब के चैनल का जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहां पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट दिए हुए हैं, वहां से आप रीच आउट कर सकते हैं। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बेनिफिट हो तो शेयर कीजिए, एंड प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। Thank you, everybody.